सो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सारे। आज तो हम बात करने वाले हैं आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीवाईक्यू हार्ट के बारे में। देखो बेसिकली मैंने इसके अंदर करा हुआ क्या है कि मैंने 2018 से लेकर 2023 तक की पीवाईक्यू जो कि 118 थे, मैंने उनको एनालाइज करा और मैंने आपके लिए निकाला कि भाई उसके अंदर टाइप्स कौन से हैं। ठीक है, मैंने इन 118 पीवाईक्यूज को टाइप्स के अंदर डिवाइड करा और ये कितने टाइप्स हमको मिले भाई, ये हमको मिले 35 टाइप्स। ठीक है, अब इन 35 टाइप्स जो है मैं आपको इन्हें सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, जिससे कि आप इजीली टाइप्स समझ पाओ और बहुत ही आसानी से मैं आपको हर एक चीज करा दूंगा। ठीक है, एक बात मैं आपको और बोल दूं कि इस वाली वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को ऐसा मान सकते हो कि आपका जो जेईई का जो क्वेश्चन आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, आप उसको 100% कर पाओगे। ठीक है, आजकल मैंने ट्रेंड ऐसा देखा है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर उसके अंदर भाई इसके 2 सवाल भी आ सकते हैं अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी रही है ना। बाकी आपका एक सवाल तो 100% आएगा ही आएगा, ये बात तो तय है। सो बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या कि जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोर मॉडल हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, क्वांटम नंबर हो गया है ना, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। अब इस बोहर मॉडल से कितनी भी टाइप के सवाल आ चुके हैं आपके यहाँ, वो जैसे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 है ना, ये पीवाईक्यू सबके ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, सो मैंने आपको यहीं पर बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके हम सवाल कैसे करेंगे और मैं आपको बता दूं कि चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बीच में बताऊंगा बात है। ठीक है, चलो पहले हम लोग एक लाइट सवाल देते हैं, एकदम सिंपल। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फ्रॉम द गिवन सेट इज। ये तुम्हें सेट दिया हुआ है, इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बताने हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सबके अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है पहले वाली वीडियोस में, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना होता है। आपने निकाला 10 10 10 10 10 है ना, यानी कि इसके अंदर फिर भाई कितने ऐसी चीजें जिनका जो इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है ना, तो ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन बराबर हो किसके अंदर है भाई, 5 स्पीशीज है, बेसिकली 5 स्पीशीज का आंसर हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 5। सिंपल। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ आपसे। जो वो कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। मैंने कहा ठीक है जी। इट्स एनर्जी इन द थर्ड बोहर ऑर्बिट इज। बहुत आसान है, कर देंगे। देखो यार, आपको एक फॉर्मूला बट लोग नहीं बताते, आपके जो टीचर्स हैं शायद उन्होंने ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी कि नहीं बताया होगा आपको ये वाला फॉर्मूला। आप इसको अभी के भी याद कर लो। कौन सा फॉर्मूला मेरे बच्चे, En इक्वल्स टू -2.8 इंटू 10⁻18 z²/n²। ठीक है, मैंने अभी ये रिसेंट ट्रेंड्स में देखा कि 2023 से ये जो सवाल है ये 2023 का है ना। सो काफी ज्यादा ये जो फॉर्मूला था ये यूज हो रहा था 3-4 सवालों के अंदर, तो मतलब मैंने ही देखा है ना। सो इसको अच्छे से रट के जाना, इसका काम आ सकता है आपको। ठीक है, अब देखो पॉइंट क्या है ना, पॉइंट हमारा ये है कि बेसिकली यार ये जो ऊपर का है ये तो मेरे भाई है एक कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट को मैंने हटा दिया भाई, अब मेरे को दिख रहा है कि En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है ना। सो बेसिकली अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यार, एनर्जी इन थर्ड बोहर ऑर्बिट है भाई, थर्ड बोहर ऑर्बिट मतलब n इक्वल्स टू 3 है ना। तो भाई मैंने कहा यहाँ पे n इक्वल टू 3 डाल दो तो यहाँ पे ये आपका जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि एनर्जी इज क्या बोलते हैं 1/9 टाइम्स ऑफ दैट, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है ना। अच्छा एक बात और कि मैं अभी तक आपको क्या कर रहा था, मैं पूरे के पूरे सोल्यूशन था मैं खुद ही लिखता था बैठ कर है ना, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड करा कि भैया आप मतलब ये जो है लिख के लेके आ जाओ, लेकिन हमको पीवाईक्यू हैक का हर रोज एक सेशन जो जिससे कि हम फर्स्ट टर्म से पहले आपसे चीज़ें कर पाए है ना। तो फिर से मैं आपके लिए ये चीज़ें लिख के लाया हूँ है ना। चलो वैसे मैं आपको हर चीज़ अपने हाथ हैंड रिटन से कराता हूँ, बट टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख के लाया हूँ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर अ फ्यू मेटल आर गिवन बिलो। मैंने कहा बहुत सही है, देखो ये मेटल दिए हुए हैं और तुम्हें मेरे भाई वर्क फंक्शन का क्या बोलते हैं वैल्यू दी हुई है। ठीक है, एक बात और कि वर्क फंक्शन का आपको ये इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया हुआ है ना, सिंपल। अच्छा अब सुनो, एनर्जी होती है ना, ऑब्वियसली आपको बताना चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है, एक एनर्जी होती है। बढ़िया, अब सुनते जाना। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट इज। अब देखो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए क्या कि मेरे भाई ये एक मेटल सरफेस है, मैंने कहा चाहिए। अब इसके ऊपर जो भी जैसे कि एलिमेंट हम लेते हैं, लेट्स से Li का एलिमेंट है ना, Li का एक एलिमेंट है ना, तो जब मेरे भाई इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी ना, तो भाई इस लाइट की जो एनर्जी होगी, अगर इस लाइट की एनर्जी इस Li के थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो यहाँ से एलिमेंट बाहर यहाँ से एटम बाहर निकल जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट आता है ना, इतना ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं ऐसे ही रिवाइज कर दिया। ठीक है, सो अब लोग क्या करना है, आप इतने स्टेटमेंट से आप निकालो एनर्जी। कैसे निकालेंगे भैया बताता हूँ। देखो आपने एनर्जी ऐसे निकाली, एनर्जी इक्वल्स टू h के अपॉन लैम्डा है, यहाँ पे h3 और लैम्डा की वैल्यू डालो, करते 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 आप पहुंच जाओगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, देखो आप समझो कि मेरे भाई यहाँ पर वर्क फंक्शन आपका दिया था इलेक्ट्रोवोल्ट है। इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब क्या है मेरे भाई कि आपको ये जो एनर्जी है ये भी आपको चाहिए इलेक्ट्रोवोल्ट में, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पे आपका आ रहा है जूल में है ना। तो जूल को आप करोगे इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट, और कैसे करोगे मेरे भाई, जूल को अगर आपको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ता है। सिंपल। ठीक है, अब बताता हूँ, ये हो गया आपका है, इसको आप सॉल्व करना 3.1 इलेक्ट्रोवोल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इतनी की एनर्जी आपको इस मेटल के ऊपर गिरी, तो यहां से इस मेटल का जो भी वर्क फंक्शन होगा, अगर
कम होगा तो मेरे भाई एटम बाहर निकल जाएगा, यानी कि मेरे भाई क्या द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटोइलेक्ट्रिक, यानी कि अपना जिसका भी 3.1 से कम होगा वो भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये करेगा ये करेगा ये करेगा, ये नहीं करेगा ये नहीं करेगा ये नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज 3.7 4.8 और 4.3 3.1 से ज्यादा है, कम नहीं ज्यादा है। ठीक है, समझ गए है ना। आगे सवाल पूछते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल समझते जाना। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आपके पास एक n+1 है और ये है एक n। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके पास एक एनर्जी आ रही है जिसका जो एनर्जी है वो 1.47 × 10⁻⁻17 जूल है। मैंने कहा ठीक है, इसके बीच में आपको एक एनर्जी मतलब ये दिया हुआ है ना, सिंपल। अब कह रहा है द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ Li2+ इज एक्साइटेड टू n+1। ये बेसिकली Li का एटम है ना, Li2+। ठीक है, इसका एटम है और n+1 ऑर्बिट यूजिंग द रेडिएशन ऑफ एनर्जी इतना। मैंने कहा ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ n है। अब बोल रहे हैं कि n की वैल्यू बताओ, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। द वैल्यू द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, अच्छा यहाँ पे था यहाँ पे चला गया है ना। सो बेसिकली आपको बोल रहे हैं कि n की वैल्यू बताओ, कर देंगे कोई दिक्कत, जरा समझ। आपको RF की वैल्यू दी हुई, मैं फिर से आपको क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई कि क्या बोलते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला था, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, आप ये काम आएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे काम आएगा, सुनते जाना भी आराम से हो जाएगा। देखो पहली बात क्या है कि अच्छा चलो वो हम फॉर्मूला बाद में देखेंगे, आप पहले यहाँ पे हो है ना। पहली बात क्या कि E = RHZ² ये फॉर्मूला भी बहुत ही कम बच्चों को पता होता है, बिकॉज ये जनरल टीचर्स नहीं बताते है ना, लेकिन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए तो ये जो मेरा वीडियो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अगर आपको ना सिर्फ PDF दे दूंगा ना, आप नहीं समझ पाओगे। ऑल मैंने नीचे के जो सवाल है वो आपको उसमें केवल PDF ही दी हुई है ना, जिससे कि आप अपने आप कर पाओ चीजों को, लेकिन जो बेसिक नीड्स है ना, जो चीजों करने की जो बेसिक नीड्स है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको रटना है, पहले इसको रट लो, रट लिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया V0। ठीक है, चलो अब देखो समझे जाना। अपने को मेरे भाई देखो इसलिए चाहिए क्या, अपने को चाहिए द डिफरेंस एनर्जी बिटवीन, अच्छा बताता हूँ। देखो पहले ये आपको दिया हुआ है, मैंने कहा एनर्जी दी हुई। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ डेल्टा E निकालो। डेल्टा E क्यों निकालो, अभी समझ में आएगा कि डेल्टा E हम क्यों निकाल रहे हैं। बट पहले ये समझ लो कि डेल्टा E आएगा कैसे मेरे भाई, पहले भी समझ। ठीक है, डेल्टा E मतलब क्या होता है भाई, दिस माइनस दिस, मतलब यार बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। डेल्टा E तो वही होता है यार, फाइनल माइनस इनिशियल है ना। तो मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो n है वो फाइनल n को हम मैं बोल रहा हूँ n1, और जो इनिशियल n था भाई मैं उसको बोल रहा हूँ n2। सुनते जाना मेरा आराम से, हो जाएगा, समझ में आएगा हर एक चीज, सुनते जाओ बस। डेल्टा इक्वल मैंने कहा RH और Z² को कॉमन निकाल लो इनमें से है ना, मैंने कहा कॉमन निकाल लिया तो आपके अंदर ये बचा है ना, सिंपल। अब ये एक फॉर्मूला आया, क्या आपको इसे लर्न करना है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। क्या आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल करना है, बट एट द सेम टाइम आपको यहाँ से यहाँ पे जाना आना चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो यार तो क्या करते हो, और अगर चलो छोड़ो नहीं कर पा रहे हो ना, इसको भी रट लो। बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसको रट के लाना, बात खत्म। ठीक है, अब पॉइंट पे आता हूँ, सुनना। देखो तुम्हें n दिया हुआ है n+1 दिया हुआ है। देखो यार n से n+1 जा रहा है ना, हाँ ना बोलो, n से n+1 जा रहा है, मैंने कहा हाँ जी जा रहा है। सो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके पास क्या बोलते हैं फॉर्मूला आया है ना, मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पर है ना। देखो मैं डेल्टा E को ले रहा हूँ, थोड़ा सा पहले छोटा करता हूँ। डेल्टा E को लेकर हूँ मैं 1.47 × 10⁻17, कहाँ लिखा है मेरे भाई, यहाँ लिखा है। ठीक है, अच्छा फिर 2.18 × 10⁻18 कहाँ लिखा है मेरे भाई, ये देखो RH तुम्हें दिया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे RH की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा अब देखो सुनते जाना, Z² है ना यार, देखो यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है Li है ना। Li होता है आपका क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम यानी कि 3 का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब हो गया यहाँ पे 9, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 90 का सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे N1 और N2 में आप लिखो तो यार आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। क्या यही तो बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाना, क्या आपको नहीं बता रहा। N1 होता है हमेशा छोटा वाला, हमेशा N1 होता है छोटा, N2 होता है बड़ा। कैसे याद रखोगे, अरे भाई पहले क्या आ रहा है, पहले N1 आ रहा है तो N1 छोटा होगा, N2 बाद में आ रहा है तो भाई N2 बड़ा होगा, कहानी खत्म, सिंपल। बढ़िया, आप सुनते जाना, N और N+1 सिंपल। इसको आप सॉल्व करोगे भाई, यहाँ से आप N की वैल्यू निकालोगे ऊपर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो यार N की वैल्यू आपको निकालनी थी है ना, आपकी N की वैल्यू आ गई 1 है ना। अब वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ N की वैल्यू निकाल, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ, सुनते जाना मेरा, बहुत मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर है, बहुत मजा आएगा। देखो कह रहे हेनरी मोजेस, कुछ नहीं हटाओ, बस आपको ये बोल रहे हैं कि इसमें से जो ग्राफ है वो कौन सा सही ग्राफ है। मैं बताता हूँ कौन सा सही है। देखो यार आपको ये चीज़ ही बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि जब 2 साल की आपको प्रिपरेशन करनी होती है ना तो आपको ऐसा पढ़ना होता है ना, बट आपने तो आप पढ़ रहे, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, इट्स नेवर टू लेट। अब सुनो, आपको याद कर रखना है √v = a × z - b। आपको ये चीज़ याद रखनी है ना, ये किसने बोला था, मोजेस आपने बोला था हमारे, है ना। अब इससे अब यहाँ कैसे जाओगे बताता हूँ।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। और देखो यार ये है एक लीनियर ग्राफ की एक इक्वेशन है ना, वो क्या होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या बोल रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m हो गया a, x हो गया z और y हो गया रूट, है ना। अब देखो यार ये स्ट्रेट लाइन होगा और रूट v और z के बीच में होगा, है ना भाई। अब जरा चेक कर लो, रूट v और z, ये देखिए बार आंसर सही है। बात समझ में आ रही तो हाँ ना बोलो, क्लियर है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला सवाल है द नंबर ऑफ एटॉमिक। देखो यार जितनी भी वैरायटी है ना सब करा दूंगा इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस दो का अंतर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तुम्हें कोई नहीं करा रहा, ठीक है। चलो द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड्स इज। यार ये तुम्हें दिया हुआ 5 रेडियल नोड्स किसके अंदर है बताओ। देखो यार सबसे पहले आपको याद होना चाहिए रेडियल नोड्स का फॉर्मूला। अच्छा ये सब भी आपने कहीं पढ़ाया हुआ है क्या कि रेडियल नोड्स का फॉर्मूला और ये सब, तो मैंने आपको ऑलरेडी रिवीजन वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि यार मतलब मैं पूरे चैप्टर को बताया हुआ है ना रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। चलो तो हम करते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू n माइनस l माइनस 1, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। सो अब आप देखो सबके लिए आप निकाल सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि आपको इन चीज़ों को कैसे निकालना है ना। आप इसके अंदर से n कैसे निकालोगे, l कैसे निकालोगे, मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें सिखाई, ठीक है। तो 7s के लिए n7 l0 ऐसा करके आप सबके लिए निकालो, n और l आपका यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। और आपको रेडियल नोड्स निकालने होते हैं n माइनस l माइनस 1, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे निकाला तो 7 माइनस 0 माइनस 1 ऐसे ऐसे करते करते आपके पास ये आया, है ना। अब फाइनल जो आपका आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन वो आएगा 65563, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हैविंग 5 रेडियल नोड्स, यानी कि कितना आंसर रखना है 1 2 3, है ना। तो अपना यहाँ पे आंसर आ गया, सिंपल, समझ गए, वेरी गुड, समझ आ रही है, वेरी गुड। चलो अगला बात करते हैं। कह रहा था नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज आर इनकरेक्ट। अब देखो यहाँ पे गलती मत करना, बच्चे टिक मार के आ जाते हैं जो उन्हें करेक्ट मिल जाते हैं, नहीं मेरे भाई ध्यान से पढ़ो, इनकरेक्ट लिखा हुआ है ना, यानी कि आपको सबको चेक करना पड़ेगा। अब सुनो कह रहा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, है ना। देखो एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन। अच्छा पहले आप समझ लो कि इसका मतलब क्या है ना। क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब क्या आप लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा से क्या आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसी का बता सकते हो, है ना। क्या आप स्टडी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ। देखो यार एवरी एलिमेंट हैज इट्स ओन लाइन स्पेक्ट्रा, है ना। आपको जरूरत पता होगी, जो अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ही आपका आता है लाइन स्पेक्ट्रा, है ना। तो सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सॉरी, है ना। अब हम उसके अंदर पढ़ाते हैं आपको कि यार लाइन स्पेक्ट्रा बेसिकली जैसे हर एक चीज़ की अलग वेवलेंथ होती है, जैसे हर एक चीज़ की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे हर एक चीज़ की अलग एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर आप लाइन स्पेक्ट्रा से किसी चीज़ को बोल सकते हो कि नहीं यार ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है, ये हीलियम का लाइन स्पेक्ट्रम है, ये लिथियम का लाइन स्पेक्ट्रम है, ऐसा करके अगर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी उसका डिस्टिंग्विश कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि ये आंसर जो है ये 2 है, समझ गए। अपने को बताना इनकरेक्ट। अभी देखते हैं, कह रहा था इमिशन स्पेक्ट्रा, आराम से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। The emission spectra of atoms in the gas phase shows a continuous spread of wavelength from red to white। सुनो मेरी बात, देखो यार ट्रिकी सवाल समझना। देखो यार हाँ क्या रहता है ना कि जब भी आपका ये एमिशन स्पेक्ट्रा आप करते हो तो कभी भी वो कॉन्टिन्यूस स्प्रेड नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बताता हूँ। जैसे कि ये आपका एक वो पकड़ लो कि एमिशन स्पेक्ट्रा है ना, तो उसके अंदर आपको पता भाई विबग्योर होता है, VIBGY, और सुनते जाना मेरे आराम से, विबग्योर होता है ना। अब आपको दिख रहा है कि इसके अंदर इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है और रेड है, यानी कि V गायब है और Y गायब है और O गायब है ना। यानी कि बेसिकली हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीजें गायब होती हैं। हो सकता है कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ऐसा दिखता हो, बाकी सब कुछ ब्लैक, मतलब ये पूरा ब्लैक होता है और उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड होता है ना। बेसिकली हर एक चीज का जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग होता है, एंड दैट टू कभी भी वो कंटिन्यूअस नहीं होता, कभी भी नहीं होता, हमेशा कहीं ना कहीं आपको ब्लैक लाइन मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है, हमारी विजिबल रेंज के अंदर, मतलब हमारी विजिबल रेंज के अंदर, ठीक है। चलो ये आपका हो गया फॉल्स है ना। तो अपना सही आंसर कौन सा है, ये वाला। आप और चाहते हो कि मैं ये वाला बताऊँ, बताता हूँ, सुनो। एन एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन इमेज, है ना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। अच्छा एक बात है ना कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपको यहाँ पे पता लगे जो आपने आज तक नहीं पढ़ी थी, है ना। सो आप उनको अब बस याद रखो, है ना, बिकॉज अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। सो आपका ये होता है ट्रू। और द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये भाई ये वाली बात तो किसी को नहीं बताती, मुझे भी नहीं बताती, तो बस इसको याद रखना, ठीक है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो गया, बी, सिंपल, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। सॉरी, कह रहा है द रेट इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0, मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया बात है। देन डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज
सबसे पहले आपको डी ब्रेविएशन का फॉर्मूला याद है? मैंने कहा हाँ जी याद है। क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम। सिंपल, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनते जाना देखो यार, अब मैंने क्या करा ना, काम दिया वो, ठीक है। अच्छा अब देखो सुनते जाना, देखो अब मेरे को बेसिकली ये चाहिए है ना, मतलब मुझसे पूछ कर डी ब्रेविएशन है ना, और मेरे को दिया हुआ क्या है, मेरे को सिर्फ थर्ड ऑर्बिट बताया हुआ है और हाइड्रोजन के अंदर जो रेडियस होता है वो एनोड बताया हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता क्या, अगर समझना, जब भी हम डेरिवेशन सा करते हैं ना, डेरिवेशन आना नहीं चाहिए, दिक्कत मतलब डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ, आपको सिर्फ याद रखना क्या कि एम वी आर इक्वल्स टू NH/2 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ से आप सुनते जाना, एम वी आर इक्वल्स टू NH/2, तो ये बोल रहा है कि थर्ड ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट मतलब क्या, n इक्वल्स टू 3, यहाँ पे आपने 3 डाल दिया है ना। अब आपने जब इसको रीअरेंज करा, तो रीअरेंज करते आपने बोला H/mv को मैं लिख रहा हूँ 2πr, मैंने कहा ठीक है लिख दो है ना। तो यहाँ से उठा के मैंने इसको यहाँ डाला और ये मेरे को ऐसे मिला। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है वाली जो मैंने लिखा? ठीक है। अच्छा अब लैम्डा इक्वल्स टू 2πr/3 आ गया है ना। अब सुनो, यहाँ पे मेरे को r को चेंज करना है, r को यार है ना। अब r का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को हर एक चीज बताइए रिवीजन वीडियो के अंदर जाके उसको जरूर देखना, ठीक है। r का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू r0 n²/z। कुछ बच्चे बोलते हैं r इक्वल्स टू r0, कुछ बच्चे बोलते हैं r इक्वल्स टू n0। बात एक ही है, a0 की भाई वैल्यू होती है 0.539 समथिंग कुछ तो है ना, 0.54 बोलते हैं, फिर आई थिंक 0.529 होती है, और अप्रोक्सीमेटली हम उसको बोलते हैं 0.53, बट चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है, मतलब काफी टाइम हो गया देखते बच्चा। अब सुनो, आपने जब यहाँ पे n को 3 डाला है ना, यहाँ पे आपने n को 3 डाला, तो भाई यहाँ पे आपका आ जाएगा 9a0 या फिर 9r0। यहाँ पे a की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे a0 डाला, ठीक है। अगर यहाँ पे r0 की फॉर्म में लिखा हो तो मैं r0 डालता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब मैंने इसको डाके यहाँ, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2π इंटू 9a0/3 है ना। यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हो 6a0π, यानी कितना आंसर सिंपल है, बढ़िया। चलो मैं आगे आपसे बात करता हूँ। अच्छा एक छोटी बात कि मुझे एक और पीवाईक्यू मिला था जिसके अंदर उसने पूछा था मेरे पे काइनेटिक एनर्जी पूछती है ना। सो आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए। कौन सा? लैम्डा इक्वल्स टू H/mv तो होता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप mv को लिख सकते हो √2mk। क्लियर? यहाँ पे k क्या है मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी, समझ गए? अच्छा यहाँ पे m क्या है? मास है ना। चलो हम बात करते हैं आपसे 9th वाले क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है? assume that the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstrom। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। the radius of the third Bohr orbit of He+। बहुत आसान है। आपसे क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल्स टू r0 n²/z। कहाँ लिखा है भैया? एक तो रिविजन वीडियो में आपको बताया हुआ है, और दूसरा कहाँ लिखा है? ये r इक्वल्स टू a0 n²/z। यहाँ मैं लिखा है a0 n²/z, और मेरे भाई यहाँ मैंने लिखा है r0 n²/z। दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो अब अगली बात करते हैं, सुनते जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात क्या है कि आपने बोला थर्ड ऑर्बिट है ना। थर्ड ऑर्बिट का मतलब समझते हो? n इक्वल्स टू 3 डाल दो। जैसे आपने 3 डाला n/2 आ गया है ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? r0 की वैल्यू नहीं पता मैंने, है ना। सो अब हम क्या करें बताता हूँ, तो क्या करना है सुनते जाना। फाइंड r0 है ना। अब देखो यार r0 को निकालने के लिए आपको चीज दी हुई है। क्या दी हुई है? assume that the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstrom। अरे भाई लिया हुआ तो है, अच्छा जी। यानी कि मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इस पर्टिकुलर लाइन के लिए। मैंने कहा ठीक है जी। एक बार तो हाइड्रोजन है और ऊपर से फर्स्ट ऑर्बिट है ना। सो करते हैं। सो यहाँ पे मैंने कहा, और ये तो मुझे 0.6 है ना, तो r की जगह मैंने लिख दिया 0.6, n की जगह मैंने लिख दिया 1, और z की जगह मैंने 1 डाल दिया। मेरे को r0 की वैल्यू मिल गई कितनी? 0.6 है ना। अब r0 की वैल्यू अगर 0.6 है तो भाई मैं डाल दूँ उसको यहाँ पे, मैं डाल देता है ना। भाई r इक्वल्स टू r0 की जगह मैं डालू 0.6, तो भाई ये आ गया। आगे इंटू 9 था तो भाई यहाँ पे इंटू 9 आ गया, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 आ गया है ना। जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपको क्या मिला? 2.7 एंगस्ट्रॉम। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रेडियस आता है आता है एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब उसने क्या पूछा समझते ना, पूछ रहा है पिकोमीटर में। भाई पिकोमीटर का मतलब समझते हो क्या? 10⁻⁻12, ठीक है। सो अभी तो मेरे भाई ये एंगस्ट्रॉम है, आपको पता है एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर है ना। 10⁻12 मीटर इंपॉर्टेंट है ना, लिख देता हूँ तुम्हारे लिए मीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया। मेरे को अगर इसको यहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाऊंगा भाई? इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ 270 हो जाएगा, और भाई तब भाई पिकोमीटर में आ जाएगा। सिंपल है, समझ गए होगे इस बात को। अपना आंसर है 270, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सुनते जाओ। कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है। कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He++। बताओ पहली बात क्या, कहीं भी तुम्हें पूछा हो या बताया हुआ हो या फिर कुछ भी ऐसा हो कि भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन
कुछ भी सीरीज हो, फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है मेरे भाई बिगेस्ट एनर्जी डिफरेंस। मतलब बताता हूँ। जैसे ये है, ये तुमने वाला फिर कहीं ना कहीं देखा होगा मेरी रिवीजन वीडियो के अंदर भी और कहीं बाहर भी देखा होगा, है ना? ठीक है, चलो अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ी एनर्जी, सबसे बड़ी, यानी कि इनफाइनाइट से अगर कुछ लाइमन पे आएगा, है ना, तो भाई सबसे बड़ी एनर्जी क्या रहेगी। अब मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो यार, आपको पता है E=hc/λ होता है। वो बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? ये सबसे कम होगा, यानी कि एनर्जी सबसे ज्यादा बड़ी होगी। बात समझ में आती है? यानी कि शॉर्टेस्ट एनर्जी इक्वल्स टू बिगेस्ट एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, अब इतनी बात समझ में? हाँ जी, अब सुनो। आपको पता है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछना है ना भाई। वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला पता है क्या? 1/λ इक्वल्स टू RH Z², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। सिंपल। अच्छा, आप सुनते जाना। पहले मैं निकाला हूँ हाइड्रोजन एटम के बारे में। ठीक है, सुनते जाना। ये मैंने लगाया है वाला, तो यहाँ पे मैंने आपको दिया किस तरह से दिया बताओ। 1/λ RH, ठीक है, Z², यानी कि हम लोग RH की बात करें यहाँ पे Z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, यानी कि 1 आ गया। और आप सुनते जाना। कह रहे हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब समझते हो ना? देखो लाइमन सीरीज का मतलब होता है n इक्वल्स टू 1, है ना? तो यानी कि मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है क्या कि N1 होता है छोटा, N2 होता है बड़ा। बात खत्म। कहीं से कुछ लोग बोलते हैं N1 में आया, N2 में गया। भाई कुछ नहीं, ये सब तुम्हें फालतू बातें याद ही नहीं रखनी। बस ध्यान रखो N1 छोटा होगा, N2 बड़ा होगा। बात खत्म, सिंपल। ठीक है, मतलब बेसिकली लैम्डा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? छोड़ो ना, अब समझेगा। देखो क्या बोलते हैं, अब देखो सबसे बड़ी वेवलेंथ चाहिए ना, तो भाई सबसे बड़ी मतलब इनफाइनाइट से मेरे को 1 तक आना पड़ेगा। और 1 तक मैं क्यों आऊँगा? बिकॉज लाइमन सीरीज की बात हो रही है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना? तो बेसिकली अपना 1 सबसे छोटा है और जो इन्फिनिटी वो सबसे बड़ा है ना? इसलिए मैंने पहले 1 रखा और यहाँ पे इन्फाइनाइट बात मैंने रखा। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व अभी नहीं करा, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1 अभी सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व मत करना, फंस जाओगे, सुनते जाना। अब वो बोल रहा है He+ के लिए और बार्मर सीरीज को सुनना। पहली बात तो भाई बार्मर सीरीज का मतलब क्या है? ये वाला, यानी कि n इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, और He का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि Z इक्वल्स टू 2, है ना? अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ He के लिए, है ना? सुनते जाना। 1/λ इक्वल्स टू RH, ठीक है, Z², यानी कि Z² यहाँ लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अच्छा, फिर 1/2 का स्क्वायर वही मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? बिकॉज N1 आपको चाहिए होता है छोटा वाला यहाँ पे क्या है? बार्मर है। अच्छा भैया छोटा सिर्फ बार्मर ही क्यों है? अरे मेरे भाई बिकॉज उसने साफ साफ लिखा हुआ है ना कि बार्मर सीरीज। अरे यार, है ना? और आपको चाहिए था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। भाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ समझते हो? सुनते जाना। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी। अरे यार, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट एनर्जी, यानी कि क्या? कि अगर ये इस वाले से यहाँ गिरे तो क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी? मैंने कहा बिल्कुल होगी। क्यों होगी? बिकॉज एनर्जी सबसे छोटी है। ठीक है, तो भाई हमारा N1 हो जाएगा 2 और N2 हो जाएगा 3। सिंपल। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ लिखा है। N1 2 है और N2 3 है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अरे देख तो पा रहे हो ना दोस्त? ठीक है, चलो इसको मैंने यहाँ पे लेके गया, इक्वेशन 2 वाला। 2 इक्वेशन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये कैलकुलेशन आप खुद देख सकते हो। ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ उससे। कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्र ऑफ एलिमेंट शो रेगुलरिटी। ठीक है, फिर से कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बोला था? वो बोल रहा है कि भाई ये आपको एक चीज़ दी हुई है, बता वैल्यू ऑफ n क्या है। वायदे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखा है v⁴n और यहाँ लिखा है z, है ना? थोड़ा सा अगर आप तुम्हें कम दिख रहा हो तो, है ना? चलो मैं तुम्हें क्या बोला था अभी, पहले दिखाता हूँ। देखो मैं तुम्हें क्या बोला, इसको रट लो या फिर इसको रट लो, है ना? रट गया? अब सुनना, देखो यूज हो रहा है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ तुमसे मैं कुछ, है ना? ये तो मैंने लिखा भी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ वहाँ से डाके कॉपी करा है ना? यहाँ से तुम यहाँ जाना, है ना? अब देखो तुम लेना y को x प्लस c, है ना? यानी कि यहाँ पे जो y है वो है √v। अब सुनना, √v मतलब, और ये बोल रहा है कि v⁴n है, यानी कि मैं अगर n को 1/2 कर दूँ तो भाई क्या √v हो जाएगा? यानी कि अपना आंसर क्या हो गया? सॉरी, n = 1/2। सिंपल। ठीक है, एक बार मान लिए मैंने अटैच करा हुआ, देख सकते हो, सिंपल सॉल्व। ठीक है, अब मैं आपसे आगे बताता हूँ। अब थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन समझना, बहुत आसान है, टेढ़ा नहीं, आसान है, समझ जाना। गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स फॉर 4 इलेक्ट्रॉन। भाई 4 इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें क्वांटम नंबर दिए हैं, सुनते जाना। A B C D, मैंने कहा ठीक है जी, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ सुनो देखो। और कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बताना चाहता हूँ, इन जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ठीक है, सुनते जाना। हाँ सुनो,
देखो यार, एनर्जी आप कैसे निकालते हो ना, किसी भी चीज़ की एनर्जी आप कैसे निकालते हो, N+L रूल से। N+L का एक रूल होता है भाई, जो आपको मतलब पढ़ाया जाता है ना, कि N+ रूल से एनर्जी निकाल सकते हो। अब मैं आपको निकाल देता हूँ। आपको A को लिखना है यहाँ पे, मैंने ये लिखा, B को ये लिखा, C को ये लिखा, D को ये लिखा है ना, सिंपल। सबके लिए मैंने निकाला N+L, सबके लिए मैंने निकाला N+L। इसके लिए आया 5, इसके लिए 5 आया, इसके लिए 6 आया और इसके लिए 4 आया, ठीक है। अब सुन लो। देखो, एक बात तो बहुत क्लियर होगी, क्या, कि जिसका N+L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, सिंपल। अब बोल रहा है इंक्रीजिंग एनर्जी, है ना, यानी कि क्या, सबसे कम जिसका N+L वो सबसे आगे आएगा, है ना, मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा कम होगा एनर्जी, है ना। सो ये तो D वाला सबसे पहले आना चाहिए, तो मैंने इसको खोला, तो मेरे दोस्त ज़रा देखना, आ गया D वाला तो सबसे पहले आ ही रहा है ना। और N+L सबसे ज़्यादा कौन सा है, मैंने कहा ये वाला सबसे ज़्यादा है ना, यानी कि C वाला सबसे ज़्यादा आएगा। अब गेम कहाँ बच गया हमारा, N+L = 5 और N+L = 5, इन दोनों में ही N+L है। अगर कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या करो, वही तो बताने आया हूँ, सुनते जाना। ये तो बात क्लियर हो गई तुम्हें, मैंने कहा हो गया। अब सुनना, इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार, खोल दूँ पत्ते, एक मिनट, ये हाँ। अब सुनना, देखो N = 3 के लिए भाई N = 3 ही होगा, बट L = 2 के लिए L = 0, 1 और 2 होता है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सब पढ़ाया हुआ है रिवीजन वीडियो के अंदर, ठीक है, वहां से जाके देख सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। जब 2 होता है 0, 1, 2, है ना, और 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P और 2 का मतलब होता है D, है ना। इसका मतलब क्या है, N से आया 3 तो यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 से आया D तो मैंने यहाँ पे, यानी कि ये अपना आ गया 3D। अच्छा, सिमिलरली मैंने कहा इसके लिए, मैंने कहा ठीक है कर देते हैं भैया, तो समझते जाना मेरे आराम से। N4 है तो भाई N तो 4 होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट L1 है, L1 का मतलब L 0, 1 हो सकता है, और 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, यानी कि हमारा हो गया 4P। ये देखो लिखा हुआ है। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या, अरे भैया एनर्जी 3D की कम होती है, 4P की ज़्यादा होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई, D है यहाँ पे P है ना। सो मैं तुम्हारे पत्ते खोलता हूँ, ये देखो खत्म बात समझ में। D का कम होता है और B का ज़्यादा, मतलब P का ज़्यादा होता है, इसलिए D का कम और B का ज़्यादा, है ना। सो AB है ना, तो DABC कहाँ लिखा होगा भाई, समझ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलो आज क्या रहता है, मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशनल रीजन ऑफ लेंथ 2a। अब देखो यार, पहले मैं आपको बता दूं क्या, कि आपको समझ में कैसे आएगा कि यार ये जो क्वेश्चन है आपको किस दिशा में लेके जा रहा है। हर एक चीज समझाओ, सुनते जाना। क्या लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी। भाई अनसर्टेनिटी जैसे ही आए तुरंत समझ जाना भाई किसका क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है। और कौन सी अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/π। अब ध्यान से क्या सुनना, टिप बता रहा हूँ। टिप क्या है तो तुम्हें कोई नहीं बताता। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आप जब इन सिद्धांतों को यूज करो, इन प्रिंसिपल्स को यूज करो, इन फॉर्मूलेस को यूज करो, तब हमेशा मेक श्योर कि आप इस इक्वलिटी को हटा के यहाँ पे आप नॉर्मल इक्वल टू लगाओ, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें लेंथ दी हुई। लेंथ का मतलब क्या है भाई, डेल्टा एक्स। अरे भाई एक्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस है ना। और डिस्टेंस क्या होता है भाई, लेंथ ही तो होती है, सिंपल। अच्छा, और तुम्हें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तुमसे पूछा है, यानी कि डेल्टा भी तुमसे पूछा है, कर देंगे। देखो डेल्टा एक्स को तुम्हारा 2a0 लिख दिया यहाँ से पकड़ के, ठीक है। डेल्टा पी एक्स मतलब मोमेंटम, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m/v, है ना। यहाँ पे डेल्टा पी है तो भाई मास तो मेरा कांस्टेंट है ना, तो मेरे भाई, और जो स्पीड है, स्पीड चेंज हो सकती है तो भाई डेल्टा भी आ जाएगा, यानी कि डेल्टा पी इक्वल्स टू m डेल्टा पी एक्स आ जाएगा। अब तुम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो ना, है ना। चलो h/4 को मैंने एज इट इज रख दिया। आप सुनना, तुम्हें बेटा मास इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ उठा के डाल दो। प्लैंक्स कांस्टेंट सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे उठा के डाल सकते हो, है ना। तुम जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तुम्हारा आंसर आएगा 548 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि तुमसे किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा था, इसलिए हमने यहाँ तक सॉल्व करा। समझ गए, आंसर अपना आएगा 548, सिंपल, ठीक है। चलो एक बात और, इसको खुद एक बार सॉल्व करके देखना, जिससे कि जब तुम जेईई मेन का एग्जाम दो ना, तब ऐसा ना हो कि यहाँ तक तो भैया मैंने कर लिया था, यहाँ तक तो मैंने भैया कर लिया था, लेकिन यहाँ से आगे मुझसे गलत हो गया। समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कंसीडर एन इमेजिनरी आयन। भाई इमेजिनरी आयन, आओ यार मेरे साथ कंसीडर करो, इमेजिन करते हैं एक इमेजिनरी आयन है। ये अच्छा सवाल है, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन्स। ध्यान से,
the nucleus contains a% more neutrons than the number of electron in the ion। मतलब एक बात का जवाब दो, रुको अभी इसको आएंगे, सुनते जाओ। मेरे पास है 100 रुपये, ठीक है, तुम्हारे पास मुझसे 10% ज्यादा रुपए हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हुए यार? मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना 10% ज्यादा है ना। सो 100 का 10% क्या होता है मेरे भाई? ऐसे ही तो निकालते हैं क्या, ये रहा 100 और कितना परसेंट है, यानी कि 10% है, और नीचे डिवाइड करते हैं जिससे कि मैं परसेंट में निकालता हूँ। 100 से 100 मर गया, आंसर आ गया, यानी कि तुम्हारे पास मेरे से 10 रुपये ज्यादा है। तो अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं भाई? मेरे पास तो 100 रुपये हैं, बट तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 100 तो है ही, बट 10% ज्यादा है, यानी कि 10 और है, यानी कि 110 तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस बात को समझ पाए, है ना, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अब देखो यार, इसी क्रोनोलॉजी को हम लाएंगे यहाँ पर। अब तो बहुत आसान रहेगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स a% मोर न्यूट्रॉन, यानी कि भाई न्यूक्लियस कौन है? मैं हूँ, है ना। मोर न्यूट्रॉन्स, भाई न्यूट्रॉन्स कौन है? तुम। अब समझ में आ रही है? न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। अब देखो यार, सबसे पहले आपको कुछ लेट तो करना पड़ेगा ना भाई, कि भाई क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई। अरे अगर आपको पता ही नहीं होता कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, तो आप परसेंट किसका निकालते हैं भाई? आप 10% आप 10% किसका निकालते हैं? ऐसे ही अगर आपको 1% किसी चीज का A% किसी चीज का निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई देखो किस चीज का निकालना है। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट इलेक्ट्रॉन्स बी एक्स। पहले इसको मान तो लो एक्स, अरे कर देंगे, टेंशन नहीं है, कर देंगे। लेट इलेक्ट्रॉन्स बी एक्स, मैंने कहा ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात और, आपको ये बात तो बताना कि अगर जैसे कि आपको ये एक चीज दी हुई है ना, तो ए एक्स जेड का मतलब क्या होता है ना, आपको मैं याद करने की ट्रिक बना देता हूँ। क्या है देखो, मैं कैसे याद करता हूँ, एम ए एन। यहाँ पे भाई ए क्या है? ए है आपका वो एटम, ठीक है। एम और एन का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है एटॉमिक मास, एम से मेरा भाई मास, और एन से होता है नंबर। और भाई ये सारी बातें एटॉमिक लेवल पे चल रही है, इसलिए एटॉमिक और एटॉमिक आगे जोड़ दो यार, ठीक है। सो ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास, और ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर। सिंपल। अब ये मैंने क्यों बताया, अभी समझ में आएगा, सुनो, है ना। और मोर न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या, अगर मैं आपसे एन की बात करूँ तो एन क्या है? एन हैज मोर न्यूट्रॉन्स एंड कितना परसेंट? A%, ना। तो आओ जरा देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे क्रोनोलॉजी बताऊँ इसके साथ में, तो देखो यार, यहाँ पे 100 की जगह आ जाएगा x, है ना, बिकॉज मेरे पास भी 100 रुपये, यहाँ से 100 आया, तो जैसे यहाँ पे x आया था, मतलब जैसे यहाँ पे 100 आया था, वैसे यहाँ पे तुम्हारा x आ गया, ठीक है। अब सुनते जाना, यहाँ पे 10% था, तो भाई यहाँ पे मैंने डाल दिया A%, मैंने कहा ठीक है जी, है ना। और ओके, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 100 से यहाँ पे आया ना, तो बेसिकली x से यहाँ पे आपका ये वाला x आएगा ना, ये तो हमारा कुछ नहीं है, ये तो हमारा x ये वाला है जो हमने ऐड करा था ना। तो यहाँ पे जैसे 100 से यहाँ पे 100 है, यहाँ पे x से x आएगा, ठीक है। यहाँ 10% था, बट यहाँ पे है मेरे पास A%, यानी कि यहाँ पे अपना A% आ जाएगा, इंटू में चल रहा है ना, है ना। और नीचे 100 है भाई, नीचे 100 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से आप यहाँ तक समझ पाए कैसे हो रहा है ना, समझ गए हो यार, इतना तो स्मार्ट हो गई, तो टैलेंटेड बन जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो यार, क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ ए एच, यानी कि मेरे को ए चाहिए। अब देखो यार, अगर किसी तरह से मेरे को एक्स और एन पता लग जाए, तो भाई क्या मैं यहाँ से ए निकाल दूंगा? बिल्कुल निकाल दूंगा। अब बताता हूँ कैसे निकालना है, सीखते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, है ना, तो मैं बताना चाहिए कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है मेरे भाई। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स, यस, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बात एक ही है ना। इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल्स टू प्रोटॉन, है ना, बात तुम्हें पता ही होगी। अच्छा, है ना। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, सुनते जाना, एटॉमिक नंबर, यानी कि यहाँ पे 22 है, मैंने कहा भाई 22 प्लस 3 क्यों करा मैंने मेरे भाई? बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्लस -3 का चार्ज है, यानी कि भाई 22 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, आपने उसको 3 इलेक्ट्रॉन और दिए हुए। अरे भाई क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे भाई, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। सो दोनों को ऐड करोगे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई प्रोटॉन कितने होंगे यार, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास x आ गया है, मैंने कहा ठीक है जी। अब मुझे निकालना है ये n क्या होता है भाई? न्यूट्रॉन। बट भाई आप यहाँ से कभी न्यूट्रॉन से निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं निकाल सकते बताता हूँ, समझ रहा हूँ। बिकॉज ये जो ऊपर लिखा है 48, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास का मतलब होता है न्यूक्लियॉन्स, यानी कि क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, यानी कि इस स्पीशीज के अंदर 48 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलाकर है, ठीक है। अब मुझे उस n प्लस पी इक्वल टू 48 में दिया हुआ है, मुझे अगर ये प्रोटॉन पता लग जाए, है ना भाई, तो मेरे को न्यूट्रॉन तो निकाल लूंगा, लेकिन भाई प्रोटॉन कैसे पता लगाएंगे? मैंने अभी आपको ये बताया क्या कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन, है ना भाई, यानी कि एटॉमिक नंबर हमारा हो गया 22, यहाँ पे 22 लिखा है, इसलिए प्रोटॉन क्या होगा? 22। सिंपल है, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया।
न्यूट्रॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियन माइनस प्रोटॉन, तो ऑलरेडी बताइए है, बिकॉज न्यूक्लियन इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना। सो बेसिकली यहाँ से न्यूट्रॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियन माइनस प्रोटॉन, ठीक है, सिंपल। 48 में दिया हुआ है, मैंने कहा यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया है ना, और माइनस प्रोटॉन यानी कि यार ये उठा के मैंने यहाँ फेंका, तो अपना आंसर 26 आ गया न्यूट्रॉन का है ना। अब देखो आपके पास एन भी आ चुका है, आपके पास इलेक्ट्रॉन भी आ चुके हैं है ना। सो आपको उठा के इसको इसको और इसको आपको उठा के इसमें डालना है ना, डाल देते हैं भाई। ये आ गया 26, ये आ गया 26 है ना। 25 आपका है इलेक्ट्रॉन, यहाँ से करोगे आंसर आपका चला जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए इस बात को? वेरी गुड है ना, समझ में आ रहा होगा। बढ़िया, आगे बात करते हैं। टेस्ट तो नहीं हो रहा, आज तो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। Whether the following statements are correct, क्या है सुनते जाना। कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR इज दिस है ना। अब आप इसमें आप खुद कर सकते हो ना कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, बिल्कुल सही है ना। ये तो मेरे भाई ट्रू है भाई। अच्छा ये बढ़ रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके आर करेक्ट, हाँ ठीक है, तो ये वाला तो सही है, एकदम सही है ना। ओके, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। कैसे बताता हूँ, कह रहा है m जो होता है वो -l से +l होता है ना। अच्छा ये बाय द वे 1 नहीं है, ये -l से +l लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर, हाँ चलो। m जो आपका है वो होता है -l से +l, मैंने आपको ऑलरेडी रिवीजन वीडियो के अंदर बताया हुआ है ना। सो भाई आपका ये नेगेटिव हो सकता है, डेफिनेटली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा तो भाई आपका ट्रू है, ट्रू है। अगला है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने आपको ये देखो लिख के दिया हुआ है ना कि अबवर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो फिल करते हो आप उसको इंक्रीजिंग एनर्जी के लेवल में फिल करते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब सुनो, कहता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2। नहीं, क्यों? आपको मैंने बताया रिवीजन वीडियो के अंदर क्या कि n-2 नहीं मेरे भाई, n-1 ले लो। तो अपना सही आंसर कौन से है, ए बी और सी, यानी कि अपना सही आंसर हो गया डी। थोड़ा डी लिख के लिखा, सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए? सॉरी, सही है। चलो आगे बताता हूँ आपसे। इन द अनसर्टेनिटी, फिर से अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में से अपने को जानना है, ठीक है। वेलोसिटी इन वेलोसिटी पोजीशन ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल इन स्पेस आर 2.4 and 10⁻⁷ रिस्पेक्टिवली, यानी वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है और पोजीशन तुम्हें दी हुई है, ठीक है। इफ मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम इज, बहुत ही सिंपल है यार। देखो डेल्टा भी तो दिया हुआ, डेल्टा एक्स दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, डेल्टा बी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 डेल्टा बी का देखो m डेल्टा बी, डेल्टा एक्स का अपने को डेल्टा एक्स है ना, और यहाँ पे आपको मास पता ही है। ओके अच्छा सॉरी मास ही तो निकालना है, सॉरी मास तो निकालना है। डेल्टा भी आपको दिया हुआ है, ये डेल्टा एक्स आपको दिया हुआ है ना, सब कुछ डालना, आंसर आपका आ जाएगा 1 मिनट। आंसर तुम्हारा आएगा क्या बोलते हैं इतना है ना, ये आएगा केजी के अंदर, बट आपको उसको पहले करना है ग्राम के अंदर है ना, बिकॉज ये आपको पूछा है इन ग्राम। देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन है ना, सीधी मिस्टेक नहीं करनी है अपने। केजी आई मीन ग्राम में पूछा है। अब 21.98 का मतलब क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 21 लिख दोगे, नहीं जी नहीं, नियरेस्ट इंटीरियर करना है, यानी कि 22, 21 से 22, समझ गए? अपना इसका आंसर है 22, सिंपल। ये अच्छा 16 का लिखा है भाई, ये तो 16 जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है, ये था 15 वाला क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब 50 वाट, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से। A 50 watt bulb emits monochromatic red light of wavelength 795 nanometer. मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, ठीक है। The number of photons emitted per second by the bulb is x into 10⁻20. Value of x. देखो यार, number of photons emitted का आपको क्या फॉर्मूला पता है? कुछ बिल्कुल पता है। कौन सा फॉर्मूला बताता हूँ, वो होता है E equals to NhC by lambda। देखो यहाँ लिखा हुआ है E equals to NhC by lambda, ठीक है। अब सुनना n होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स बोलो फोटॉन्स, ठीक है। HC और लैम्डा कैसे निकालेंगे बताता हूँ, ठीक है। बट मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, मेन दिक्कत ये है कि आप एनर्जी कैसे निकालोगे। पहले मैं आपको एनर्जी निकालता हूँ। देखो आपको दिया है पावर है ना, और एनर्जी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ना सुनते जाना हाइट के खुद तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत होती हो क्या कि तुम्हें ना एनर्जी और पावर के फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई टाइम किसके नीचे आता है ना। तो मैं आपको एक बहुत सरल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, याद हो जाएगा। देखो यार, एनर्जी की स्पेलिंग क्या होती है, अरे सुनो ना, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी स्पेलिंग क्या होती है भाई, पावर की स्पेलिंग क्या होती है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे बताओ एनर्जी की स्पेलिंग में आते हैं 6 लेटर, पावर की स्पेलिंग में आते हैं 5 लेटर भाई, है ना। दोनों को बराबर करना है तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ इंटू करना पड़ेगा ना। जब इंटू का मतलब होता है कुछ बढ़ाना,
यहाँ 5 है, यहाँ पे मुझे कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना, जिससे कि यहाँ पे 6 बराबर हो जाए। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा टाइम। अब देखो 5 और 1 6 और यहाँ पे भी 6। बात समझ में आ रही है? बड़े ट्रिक है ना, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम या फिर एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, सिंपल है ना। तो इसको मैं याद रखना। आप सुनो जो कॉन्सेप्ट जो काम की बात है तुम्हारे। अब देखो तुमने बेसिकली मेरे भाई पावर निकाला है ना। और अच्छा एक बात और क्या कि तुमने एनर्जी कैसे निकालनी है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम है ना। भाई तुम्हें पावर दी हुई है 50, मैंने कहा ठीक है पावर इक्वल्स 50 है ना। और आपको ये देगा कि एमिटेड पर सेकंड में, भाई पर सेकंड का मतलब क्या होगा भाई, टी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो भाई यहाँ पे टी इक्वल्स टू 1 आ गया, अपना एनर्जी आ गई 50, मतलब बेसिकली 50 अपॉन 1 आएगा ना। सो बेसिकली 50 हो जाएगा। आपने एनर्जी को यहाँ डाला है ना, और एच सी का आपको वैल्यू पता ही है, एच आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है ना, और लैंडा आपको दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, सो यहाँ से आप इसको करोगे, आपका 2 × 10⁻20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल समझ रहे होगे। एक्चुअल आंसर ये है, राउंड ऑफ करके 2 आएगा, सिंपल। चलो आगे बात करता हूँ मैं आपसे। करेक्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स फॉर फ्री Ti3+ V2+ एंड Sc3+ आयंस रिस्पेक्टिवली। बहुत ही सिंपल है भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल्स टू n × n+2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबके लिए आप लिखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब सुनो D1 है, D1 का मतलब क्या है, D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। भाई आपने बनाया, मैंने कहा ठीक है यार 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, मैंने कहा ठीक है। D3 कैसे होगा, 3 बनाओ 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, मैंने कहा ठीक है भाई। D0 बनाया और या फिर 4s बनाओ, कुछ बनाओ, ये 4s है, इसमें 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा है ना। बेसिक नंबर ऑफ अनपेड कितने होगा भाई, इसके अंदर 1 है तो भाई ये आ गया नंबर ऑफ अनपेड 1, इसके अंदर 3 है तो यहाँ पे आ गया 3, और इसके अंदर 1 भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो भाई अनपेड क्या कर दो, तो यहाँ पे n = 0 हो गया, ठीक है। तीनों को उठा के यहाँ डालो, अपने अपने वैल्यू से देंगे, ये आंसर अपना आ जाएगा ये वाला, समझ गए, बढ़िया। चलो आगे आपसे बात करता हूँ। अब देखो कहाँ गया, हाँ, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज द बीम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वाली बात एकदम सत्य वचन है ना। तो अपना आपका जो एजर्शन है वो 2 है, मैंने कहा ठीक है। अच्छा रीजन क्या बोल रहे हैं, when the photons of any energy strikes an electron in the atom, मैंने कहा ठीक है भाई, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोन टू द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज ये है आपका एक मेटल, कुछ एनर्जी आई इसके अंदर में भाई थे भाई बहुत सारे फोटॉन, भाई यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फोटॉन्स इनसे जाके टकराते हैं, और टकराने से समझे ना, टकराने से सिर्फ एनर्जी जो फोटॉन्स होती है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर आती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को भी बाहर नहीं निकलता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी जो आई है ना, इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए है ना। सो बेसिकली आपका जो रीजन है वो गलत है, बात समझ में आ रही है ना। और ऐसा भी कभी नहीं होता कि भाई फोटोन की एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है ना उसने पकड़ ली, नहीं यार, है ना। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा। कहाँ है वो, ठीक है, समझ गए। देखो मैंने तुम्हारे लिख के भी लिखा है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। अच्छा ये खाली क्यों पता है, अब सुनो, अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज n = 4 एंड m = -3। मैंने कहा अच्छा ये बढ़िया सवाल है, सुनते जाना, फंस सकते हो इसलिए मैंने करा है, ठीक है। n 4 है, m -3 है। अच्छा m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, m तुम्हें दिया हुआ है, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही बोल रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, सॉरी। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन दिस ऑर्बिटल, देखो सबसे पहली बात क्या है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n - l-1, आपको ये बात तो पता है ना। और आपको साफ साफ दिया हुआ है कि भाई n तो 4 है, लेकिन मेन गेम है यहाँ पे l निकालने का। भाई l आप कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। l आपको निकालना है m की हेल्प से, कैसे निकालना है समझा रहा हूँ, दिक्कत नहीं है, कर देंगे, सुनते जाना। देखो स्टेप बाय स्टेप है, अगर आपको n = 4 दिया, मतलब क्या है, l 0 1 2 3 है, ठीक है। मैंने कहा हाँ जी ओके। और जो m होता है, आपको m का पता होना चाहिए कि m जो होता है वो -l से +l तक होता है, जैसे कि अगर m अगर 1 है ना, तो भाई l हो सॉरी अगर आपका l 1 है तो आपका जो m होगा वो होगा -1 0 और 1 है ना, ऐसा करके आपका रहता है ना। अब सुनते जाना आराम से, क्या मैं एक एक l के लिए एक एक जितने भी m हो सकते हैं निकाल रहा हूँ। पहले मैं l को 0 पकड़ के m को 0 लिख रहा हूँ, l = 1 m = 1 लिख रहा हूँ, है ना, m1 लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना कैसे क्रोनोलॉजी चल रही है। तो पहले मैं निकालता हूँ 0 के लिए, m 0 हो जाएगा 0, बिकॉज भाई 0 से लेकर 0 तक कितना हो गया, भाई 0 ही होगा ना, सिंपल है ना। अच्छा l जब 1 होगा तो भाई m1 हो जाएगा -1 0 और यानी कि -1 0 1, सिंपल। अच्छा
अगर मैं 2 को पकड़ूँ यानी कि M2 मेरा आ जाएगा यहाँ से, अगर आप पकड़ोगे है ना। तो अगर मैं आपसे 2 की बात करूँ तो भाई -2 -1 0 1 2 सिंपल। और M मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ, सुन जाना। 3 के लिए बोलता हूँ M3 है ना, M3 हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 सिंपल। अब कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने ये सब आपसे क्यों कराया, देखो समझो। यहाँ पे तुम्हारा हुआ M इक्वल्स टू माइनस, अच्छा यहाँ पे ML से कंफ्यूज हो जाना है ना, ML इज नथिंग, ML इक्वल्स टू M होता है ना, इधर सोच चलो -3। M इक्वल्स टू -3 का मतलब क्या है भाई, M इक्वल्स टू -3 केवल इस वाले में आ रहा है। और ये चीज कब समझ जाना, ये चीज कब आती, जब L के अंदर ये 3 होता। जस्ट इमेजिन कि ये L के अंदर 3 था ही नहीं। अगर 3 नहीं होता तो भाई ये चीज तो कभी आ ही नहीं पाती, और अगर सुन जाना, और अगर ये चीज कभी आ ही नहीं पाती तो भाई हमारे पास M जो है वो कभी -3 होता ही नहीं। ये है बैक रिवर्स साइकोलॉजी, समझ में आ रही है बातें है ना। इसलिए L को, अगर M को -3 होना है तो L को 3 होना ही पड़ेगा, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे L इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर सकते हो M n - L - 1, n आपका 4 है, आपका L आपको मिल गया 3, ठीक है, और आपका 1 तो होता ही है यहाँ पे है ना, तो 0 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल, समझ में आती है बातें, वेरी गुड। चलो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 4th बोर ऑर्बिटल्स, बड़ा सिंपल है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आप जरा फॉर्मूला बताओ। लैम्डा इक्वल्स h/mv होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है भाई, हाँ। अब फिर से बोल रहा हूँ mvr इक्वल्स nh/2 होता है, मैंने कहा हाँ जी भाई ये भी होता है। अब जरा सुनो, देखो मैं बोल रहा हूँ mv को यहीं रहने दो और r को उठा के r/s में ले दो, मैंने कहा ठीक है यार, है ना। सो अगर मैं mv की जगह पे nh/2 और r कर देता हूँ, है ना, तो आपको क्या मिलेगा कि भाई जब मैंने इसको उठा के इसमें डाला है ना, तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv तो है, h तो है भाई, mv की जगह मैं डाल रहा हूँ ये है ना, तो 2πr/nh आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लैम्डा इक्वल्स टू 2πr/n कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, h से h मर गया, 2πr/n है ना। अब यहाँ से हम गए यहाँ पर, है ना। आप सुनो 2πr इक्वल्स टू n, लैम्डा आ गया यहाँ से, है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, हर जगह पे n² और a0 डाल सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी चीज बताई हुई है। n हमारा यहाँ पे 4th ऑर्बिट है, 4th ऑर्बिट मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे लैम्डा इक्वल्स टू 8π0 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर वाला है। सिंपल। चलो आगे बात करते हैं आपसे। द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, भाई फिर से सिंपल है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या, हाईएस्ट एनर्जी है ना, ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9, है ना। क्या बोल रहा है, रेशियो पूछा, रेशियो। मैंने कहा अच्छा कैसे होगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको समझाता हूँ। रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी 9 स्पेक्ट्रल सीरीज इज, आई मीन जो भी स्पेक्ट्रल सीरीज है कौन सी देखो यार, पहले आपको वेवलेंथ बोल रहा है ना, तो भाई वेवलेंथ का अपने फॉर्मूला को मैंने रखवाया हुआ है, 1/λ = -1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। आप सुनो, दोनों ही वेवलेंथ को आपको डिवाइड करना है। बेटा डिवाइड क्यों करना है, अरे मेरे भाई रेशियो तुम्हें दिया हुआ है, रेशियो में क्या दिया हुआ है 9, है ना। तो भाई दोनों की वेवलेंथ को तुम डिवाइड करो और इस चीज को यहाँ लगाओ, है ना। और एक की वेवलेंथ को तुम बोल दो n1 और n2, है ना, और दूसरे की वेवलेंथ के अंदर जो शेल है उनको m1 और n2 बोल दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्टिंग्विशमेंट, है ना। अब देखो फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना, देखो शॉर्टेस्ट सुन लिया, E इक्वल्स टू h/λ, है ना। ये शॉर्टेस्ट चाहिए तो भाई एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए। अब एनर्जी सबसे ज्यादा कब आएगी, जब मैं क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी से उठा के आपका जो शेल है वहां तक मैं उसको इलेक्ट्रॉन को लेके आऊंगा, है ना। यानी कि आपका जो बेसिकली m2 और n2 है ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, बिकॉज मेरे को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, है ना। तो n2 m2 इनफाइनाइट, है ना। उठा के इसको यहाँ रखो, तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या कि m1 आपका 3 आ जाएगा और n1 आपका 1 आ जाएगा। इसको आप अपना सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो इट विल जस्टिफाई द स्टेटमेंट हैज डायमंड पास्ट, यानी कि सी जो है वो आपका सही करेक्ट आंसर है, सी। सिंपल है। देखो जहां से मैंने स्क्रीनशॉट उठाए वहां पे आपका सही आंसर बी था, है ना, लेकिन कुछ मतलब गलती है यहाँ पे, है ना, तो आपका सही आंसर सी है ना। चलो बढ़िया, ओके ओके ओके। अब देखो यार, अब देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये बहुत आसान, तुम इसको एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ही तुम्हें सिंपल लगेगा, तुम कहोगे हाँ भैया हम कर देंगे, हाँ, इसको तुम अपने आप कर सकते हो। चलो कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तुमसे एजिमुथल क्वांटम नंबर पूछा है तो आप बता सकते हो ना, 0 है। अच्छा अब देखो ठीक है, आई थिंक यहाँ से हमारा, हाँ ठीक है। अब सुनो यार, देखो जितनी भी चीज़ें मुझे तुम्हें बतानी थी, हाँ, जो तुम्हारे जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है, यहाँ तक सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब सुनते जाना, अब जो कोई सवाल है
है ना। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप कर पाओगे बट थोड़े से अलग टाइप के हैं, बट इनको करने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए मैंने आपको सारा अभी तक बता दिया है, ठीक है, समझ गए इस बात को। सो बेसिकली आपको 24, 25 है ना, 26, 27, 28, 29 है ना, 30, 31, 32, 33 है ना, 34, 35 है ना, ऐसे करते करते आपको 35 तक आप जब पहुँचोगे ना आप कहोगे हाँ यार अब मेरा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये अच्छे से फिनिश हो चुका है, ठीक है, समझ गए इस बात को, है ना। सो बेसिकली अच्छा और एक बात और कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छुड़वा रहा हूँ कुछ भी, बट मैंने तुम लोगों से पूछा था सामने से कि आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, है ना, तो तुम लोगों ने मुझे खुद ही बोला कि भैया आप ये कर दो और साथ में आप इसका टेक्स्ट सोल्यूशन दे दो, है ना। मैं तुमसे पूछ रही था। अच्छा एक छोटी सी बात मैं और बता दूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो मेरे पहली बार देख रहे हैं, है ना, क्या कि या फिर जो वैसे मेरे को देखते हैं। देखो हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन अब एक बात समझो, है ना, कि आपको 27, 28 ऐसे लग रहे थे, जब आप 35 तक जाओगे ना हो सकता है कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको लिख के तो दे दी हैं, बट हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आए, है ना। तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चन को डालना डाउटनेट के ऊपर या फिर जहाँ भी आपका मन करें आप गूगल के ऊपर सर्च करना, आपको तुरंत इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। डाउटनेट मतलब मैंने नाम सुना था इसलिए मैंने आपका नाम बोल दिया डाउटनेट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन हाँ अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने इस पीडीएफ को कर लिया, कि अब आपको 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और करना है, दैट्स इट, है ना, और उसके बाद में यू विल बी वेरी वेरी गुड टू गो इन योर JEE मेन एग्जाम एंड डिस्ट्रॉय दिस चैप्टर्स क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो यार विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स एंड दिस वीडियो। और छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, क्या कि देखो यार मुझे ना खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें ये सारे क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है तुम्हें सब कराने में, ठीक है, बट तुम्हारे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम है और तुम्हारे पास टाइम कम है, ठीक है, इसलिए तुम थोड़ा सा अभी इससे काम चलाओ एंड जब तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो भी हमारे पास टाइम बचेगा ना उसके अंदर मैं तुम्हें हर एक चीज़ कराऊंगा अपने स्टाइल से, अलग अलग टाइप के मेथड्स में तुम्हें पढ़ाऊंगा और बहुत मज़ा आने वाला है यार, ठीक है। सो जैसे जैसे करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी खासी अपनी परसेंटेज लेके आ पाओ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड अटेम्प्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे एडवांस के बारे में, मतलब बहुत कुछ आने वाला है, बस अंत तक बने रहना मेरे साथ में, ठीक है यार, और मिलेंगे फिर अपन लोग, है ना, चलो, है ना। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, और अच्छी लगे तो तुम लाइक कर सकते हो भाई, बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने के लिए, बट हाँ अब मैंने तुमसे अगर वादा करा है कि मैं तुमसे मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा, यू नो, वो भी एवरी डे, बिकॉज इट एक्चुअली बिकम्स सो मच टफ फॉर मी कि भाई मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, तुम्हारे वाला काम भी कर रहा हूँ, है ना। सो चलो छोड़ो, है ना, वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तुम जाके पढ़ाई करो और मैं यहाँ पे तुम्हारे अगले चैप्टर का ये वीडियो बनाता हूँ और हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।